भाई अभी मैंने कल परसों किसी किताब के इजरा में ये बात कही कि नस्र सैकड़ों साल से लोग लिख रहे हैं, तो आपकी नस्र को क्यों पढ़े आदमी? कारी ये सवाल कर सकता कि हम आपकी नस्र को क्यों पढ़ें। नाजरीन, हाजिर है रिजवान फारूकी। मौजू हैं जनाब संजय मिश्रा शौक़ साहब, वो संजय मिश्रा शौक़ जिन्होंने असली हिंदुस्तान को बरकरार रखने के लिए अपनी उम्र का तकरीबन हिस्सा सर्फ कर दिया। उनका मकसद हिंदू मुस्लिम तासुब तंग नज़री फ़िरक़ा परस्ती ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो जिस उर्दू के दाई हैं, जिस हिंदी के प्रचारक हैं, उनका मकसद ये है कि मोहब्बत को आम किया जाए। मोहब्बत ही हर मज़हब की बुनियाद है और उन्होंने हर ज़माने में हिंदुओं और मुस्लिमों के दरमियान में जो खलीज थी उस दीवार को गिराने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हैं अपनी शायरी के ज़रिए और अपनी नस्ल के ज़रिए। ये लखनऊ में इस वक्त वाहिद शायर हैं गैर मुस्लिमों में जिनके बारे में फ़ख्रिया कहा जा सकता है कि इनका तलफ़्फ़ुज़ मुसलमानों से किसी भी तरह कम नहीं है। यानी जब ये रुबाई पढ़ते हैं तो लगता है कि अल्लाह ने इनको रुबाई के लिए बनाया है, जब ये गज़ल कहते और पढ़ते हैं तो लगता है कि गज़ल ही के लिए पैदा किए गए हैं, और जब दूसरी असनाफ़ में तबाज़माई करते हैं या गीत वगैरह कहते हैं और तरन्नुम से पढ़ते हैं तो उनके तकाज़ों को पूरा करते हैं। ऐसी सलाहियतों के लोग हर दौर में कम रहे हैं, और जब जब इस तरह के लोगों पर नज़र पड़ती है तो दिल मचल जाता है कि इनसे गुफ्तगू की जाए, देर तक इनसे मुखातब रहा जाए और इनसे वो कुछ जाना जाए जो आज के हिंदुस्तान में मादूम होता जा रहा है। यानी फ़नपारे तो आज भी हैं, फ़नकार आज भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ़नकार को छुपा के रखा जाता है और जो जाली और नकली माल है वो स्टेज पे रहता है। तो जो स्टेज पे और नशिस्तों में और मुज़ाकरों में और नस्र और शायरी के हवाले से जो शख्सियत कामयाब है वो डॉक्टर संजय मिश्रा शौक़ की है। वो आज हमारे लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान ख़ान के प्लेटफार्म से आप तक वो बातें पहुँचाएँगे जो अब तक मुमकिन नहीं हो सकी थी। जनाब संजय मिश्रा शौक़ साहब बताएं कि तकरीबन 4 दहाइयों का आपका सफ़र है, यानी 40 बरसों का सिर्फ शेरी। उससे पहले ही मुमकिन है कि आपके अंदर शायरी पनपती हो, कभी कभी आपका अंदर का दिल बेचैन होता हो और आप शेर कहते हों, लेकिन आपने किस सन से शायरी की और किस माहौल ने आपको शायरी में मजबूर किया और आपका सफ़र कैसा रहा, खट्टे मीठे वाक़यात जो हैं वो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। और शुक्रिया। सफ़र तो मेरा काफ़ी, शायरी मेरे अंदर पहले से थी, मुझे इसका इल्म नहीं था। जब मैं 10वीं 11वीं में था, 10वीं क्लास में था, तब मैंने एक मैथमेटिक्स की एक ज़बान ईजाद कर रखी थी और जो कुछ नहीं आता था मैं उसमें अपना लय से स्वर से इस तरह से मैं उसको कर लेता था। लेकिन इंटर के बाद धीरे धीरे शायरी की तरफ रुझान हुआ। एक देवा के एक मुशायरे में मैं गया था, मेरे एक दोस्त थे जी जो अब सऊदी अरब में हैं आजकल, तो उनकी वजह से वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोगों की शायरी नोट की, उनके अशार नोट किए सब, तो उसमें बहुत से अशार थे ऐसे कि जो बेचारे नोट नहीं कर पाए जी। तो मैंने उनके सब मिसरे लगा दिए। मैंने कहा इसको यूँ पूरा कर लो, इसको ऐसे। तो वो कहने लगे यार शायरी तुम तो करते हो। तो हमने कहा यही शायरी है, तो बहुत आसान है। जी हाँ, वो आपके दरून में शायरी थी हाँ, जो तो निकल के ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा फिर उसके बाद से धीरे धीरे मेरे घर के पास पीरज़ादा सैयद शफ़क़त साहब चिश्ती साहब रहते थे, मेरे ग्रैंडफादर के दोस्त थे, तो मैं उनके पास जाने लगा। तो उनके पास वो करते थे पुराने रवायती स्टाइल की शायरी, उसने रुख से हटा के बालों को रास्ता दे दिया उजालों को, वाह, या वो कि ये माना फलक पर सितारे बहुत हैं, गिनो दागे दिल तो हमारे बहुत हैं, क्या कहने, ये मैखाने से मुझको किसने पुकारा। लेकिन ये भी एक रंग है अभी, हाँ उस ज़माने का रंग था ये तो। लेकिन मुझे बड़ा हंसी आती थी कि बताओ इतने बुज़ुर्ग हैं वो इस तरह की शायरी करते हैं, आशिकी माशूकी वाली। तो वो मैंने मुझे कभी वो अपील नहीं की, ना मैंने कभी की वो शायरी उस तरह की, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे आम ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, जो परेशानियां हैं या जो एहसासात हैं खुशी के या गम के, वो सब बयान किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैं नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब वहीं आते थे उनके पास जी, तो उनसे मैं उनकी शायरी से मैं मुतासिर हुआ। फिर धीरे धीरे करते करते काफ़ी अरसा बीत गया, तो फिर मैंने फिर अपना शेर वेर कहना शुरू किया और उनको दिखाना शुरू किया। बहरहाल 85 में मेरी गज़ल छप गई थी, नया दौर
एक रिसाला निकलता है यहाँ से। 85 से पहले की ये बात है कि शफक साहब से आपका हाँ, राब्ता हुआ। हाँ, और वो आपके महल्ले या नादान महल रोड पे ही रहते थे? नादान महल रोड में मैं भी रहता था। जी जी। तो मंदिर एक है, लंका दहन मंदिर था, उसके बगल में मैं रहता था। अच्छा। तो उनके पास जाना आना होता था। उनकी हज़ारों गज़लें मैंने, अच्छी राइटिंग थी मेरी, उसमें लिखी हैं और उतनी तो छप नहीं पाई शफक साहब की, लेकिन यह है कि ना उनकी शायरी से एक रंग और काफ़िया रदीफ ये सब मुझे समझ में आ गया। जी जी। तो मैं जल्दी किसी भी चीज़ को पढ़ने में या किसी हर काम में मैं जल्दी में करता था, यानी मुझे याद भी होता था जल्दी, पूरे मुशायरे में याद करके अपने उस्ताद को सुनाता था और किसने क्या पढ़ा किसने क्या नहीं पढ़ा। तो इस तरह की याददाश्त अभी भी शुगर की वजह से थोड़ा बहुत भूलता हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ याद रहता है। तो उस समय मैं, मेरे उस्ताद से जब मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे करके मेरी गज़ल छप गई। 85 में नया दौर में छपी। ये हाल खुलता नहीं उस पर मेरा, मेरा दुश्मन है मुकद्दर मेरा, क्यों कहीं प्यास बुझाने जाऊं, मेरी आंखें हैं समंदर मेरा, नौकरी छोड़ दी जब से मैंने, मुझसे बेजार है घर भर मेरा। इस तरह की शायरी मैं करने लगा। उस वक्त में भी आपके यहाँ मसाइल की आँच थी और मसाइब का जिक्र था। और मैंने पहला शेर कहा था कि पढ़ रहा हूँ तुम्हारे चेहरे को, मुफलिसी में कोई किताब कहाँ। ये पहला शेर इस गज़ल के छपने से पहले की बात। हाँ, इस गज़ल के छपने से पहले की। फिर उसके बाद मुशायरे में मुझे बुलाया गया, एक जोश मलिहाबादी की याद में मलिहाबाद में मुशायरा हुआ था, तो मैं उसमें गया। उसमें बहुत सी शोरा थे। तकरीबन 2:30 बजे रात में मेरा नंबर आया पढ़ने का। अच्छा। तो मैंने पढ़ा, काफ़ी कामयाब हुआ और उसमें मैंने उस वक़्त तक 2-3 गज़लें याद कर रखी थी, वो सब पढ़ दी। वहाँ काफ़ी पज़ीराई हुई और उसके बाद से सिलसिला चल निकला। फिर धीरे धीरे तमाम लोग मुझे जानने लगे, फिर धीरे धीरे बुलाने लगे। ये सब रहा। इस तरह सफ़र शुरू हो गया मेरा। वहाँ भी उस दौर के काफ़ी बड़े शायर रहे होंगे। हाँ, मेरी ये खुशकिस्मती कहिए या ये अल्लाह की करम कहिए, अल्लाह का, ये मेरे नसीम अख्तर साहब के शागिर्द होने की वजह से उनके पास बड़े बड़े लोग आते थे और सारे बड़े लोग मुझे जानते थे। ये एक बड़ी। नसीम अख्तर सिद्दीकी अपने मासीन में वाहिद शायर थे। तस्नीम फारूकी, हयात वारसी और सईद अख्तर निज़ामी, मैकस यूसुफ़ी, इस भीड़ में उनका नाम वाहिद नाम है कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम बल्कि शिया सुन्नी में तो ख़ास उन्होंने तालमेल बना के रखा। जितने वो मकबूल शियों में थे उतने ही सुन्नियों में थे, और दोनों ये तय करना दोनों के लिए मुश्किल था ये शायर किसके लिए ज़्यादा कारगर। यानी उन्होंने जहाँ गज़ल का पेट भरा, जहाँ रुबाइयात कहीं, जहाँ दीगर असनाफ में अपने जौहर दिखाए, वहीं उन्होंने नौहे और मरसिए और जो कसायद वगैरह हैं वो भी खूब कहे। हाँ, और आपने तो किताब भी उनकी कायनात के नाम से छापी। हाँ जी, हाँ, मैंने उनकी किताब छापने की कोशिश की, जितना मिल गया मुझे, जैसे कलेक्ट करके, क्योंकि वो लापरवाह थे तो उन्होंने कुछ कलाम रखा ही नहीं, लेकिन वो जो पर्चे वगैरह मिल गए। ज़माने में आपका उनका उस्तादी शागिर्दी का रिश्ता रहा, इस तवील अरसे में कौन कौन लोग उनसे वाबस्ता रहे और किन्होंने नाम कमाया? बहुत लोग रहे, बहुत लोग। अब उस्ताद का ये कहना था कि शागिर्द खुद बताए कि हमारे उस्ताद कौन है। जी जी। बाकी सारे लोग तो रहे, तो उनके 150 से ज़्यादा लोग थे, और यहीं लखनऊ के बहुत से लोग आते थे, छुपके भी आते थे, और दिन के उजाले में भी आते थे। लेकिन ये कि एतराफ़ करने वाले कम लोग, एतराफ़ करने वाले लोग बहुत कम हैं, और वो बाद में बताने लगते कि हमारे दोस्त थे, या एक आध भाई बना लेते हैं। ऐसे हैं कि जो उन्होंने उनके मरने का भी जिक्र, मतलब देर नहीं की, तुरंत ही एक दो लोग तो थे जो उनके मरते वक्त भी पढ़ते रहे, लेकिन अब सब वो फौत हो गए, उनका क्या जिक्र किया जाए। नसीम अख्तर साहब ने तो उन लोगों को कलाम भी दिया जो उनकी उम्र के थे या उनसे ज़्यादा उम्र हाँ, के थे। उनसे बहुत ज़्यादा लोग। ये आपने सच कहा कि एतराफ़ करने वाले उस दौर में भी कम थे, आज भी कम है। हाँ, लोग जो हैं वो मफाद परस्ती के तहत तो जब तक जीवन रहता है तब तक। अभी मैंने जब पिछले बशीर फारूकी साहब के इंतकाल के बाद जब मैं उनका प्रोग्राम कर रहा था, तो एक साहब हमसे कहने लगे कि वो तो मर गए, अब क्या उनका क्यों प्रोग्राम कर रहे हो? तो मैंने कहा कि आप जाइए, आपसे मेरे ताल्लुकात नहीं रहेंगे अब, क्योंकि आपके अंदर एहसासात की दौलत से आप माला माल ही नहीं हैं, आप कंगाल हैं। तो जब आपको एहसास ही नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि शायर और अदीब में अगर हसास नहीं है तो बेकार है वो, और जब तक वो मज़हब के दायरों में कैद रहेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता।
तो इसलिए इन दायरों से निकल कर इंसानियत को फ़रोग देने की कोशिश करना चाहिए। मैंने तो एक रुबाई में ये कहा था कि पैगाम मोहब्बत से किया है आगाज़, रोके से न रुक पाएगी अपनी परवाज़। क्या कहने, मंदिर से निकल आए हैं दर्शन करके, आओ किसी मस्जिद में पढ़ी जाए नमाज। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। तो जब तक हम अपने दूसरे जो दूसरा फरीक है उसको अपने बराबर नहीं मानेंगे, जब तक हम छोटे बड़े या यही आपके वो कोमल एहसासात हैं जिन्होंने आपको मुसलमानों के भी करीब किया और बिलखुसूस नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब से वाबस्ता किया। आप उस वाबस्तगी पे नाज भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। इसी हवाले से हम पूछना चाहते हैं, चूँकि आपकी खुशबख्ती है कि आप असातिज़ा में बैठे, यानी आज वैसे लोग नहीं हैं कद्दावर। नहीं, आज तो वैसे लोग इसलिए नहीं है कि मैं सोचता हूँ उस वक्त का कमज़ोर से कमज़ोर आदमी आज के बड़े से बड़ों पे भारी है, बड़े से बड़ों ये मुझे एहसास होता है अब। तो इसी मौके पर मैं चाहता हूँ आपसे गुफ्तगू कर लूँ उन असातिज़ा के बारे में। उस्ताद तो आपके नसीम अख्तर थे, लेकिन उनके मासीर में हयात वारसी, तस्नीम फारूकी, महकश और सईद अख्तर निज़ामी बिलखुसूस। जी जी। तो इन लोगों की शख्सियत भी कुछ रोशनी आ रही है, कुछ इनकी अशार सुना दीजिए ताकि हमारे नाज़रीन तक वो बातें पहुँच जाएँ आपकी ज़बान से। वो अशार तो कम से कम लोगों तक पहुँचे ही नहीं हैं जो सईद अख्तर निज़ामी ने कहे। जैसे फारूकी छपते छपाते रहे, नसीम साहब भी एक हद तक गुमनाम ही रहे। तो वो सारे अशार जो आपको याद आएँ। मैं हयात वारसी साहब के ज़्यादा करीब हो गया था एक ज़माने में, उनके कैंसर हो गया, अच्छे थे वो, कैंसर हो गया था। तो मैं, हमारे HP सक्सेना साहब बहुत अच्छे डॉक्टर थे जिनकी 1 रुपए की डेली की दवाई से 400 रुपए तक पहुंच गई थी। मैं उनकी दवा लाता था और होम्योपैथिक के थे, लेकिन बहुत तीर की तरह मतलब फ़ायदा करती थी उनकी दवा। तो मैंने उनको वहाँ दिखाया, उनकी दवा भी लाता था, हयात वारसी के घर भी जाता था, एक ड्रिप चढ़ाने वाले को ले जाके उनके ग्लूकोज भी चढ़वाता था और तमाम दूर होती रहे। हाँ, तमाम दवाएं चढ़वाता था, बैठता था उतनी देर, फिर उसको लाके छोड़ता था, ये सब करता था मैं। तो हमारे यहाँ लखनऊ में ये बहुत होता है कि कुछ ना कुछ लोग कहने लगते हैं, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हयात वारसी ने आपका शागिर्द तोड़ लिया। तो मेरे उस्ताद को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नसीम साहब से कहा गया। हाँ, उस्ताद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस्ताद का कहना था कि भाई किसी में इतनी सकती नहीं कि संजय को झेल पाए, क्योंकि 50 रुबाई सुनाता है वो डेली और 10-12 गज़लें कह देता है। तो बड़े से बड़े उस्ताद अपना दौलत खाना छोड़ के भाग लेंगे उसको देख के, अगर उसने हाँ वो बोझ नहीं संभाल पाएंगे शागिर्द। हाँ, कहने लगे कि उसको संभाल नहीं पाएंगे उसको, और दूसरे की मिजाजन कड़क है थोड़ा, तो सबके बस का नहीं है झेलने का। ये सब बात वो कहते थे। या बहुत से लोगों ने जब ये कहा कि मैं कम उम्री से रुबाई कहने लगा था, तो बहुत से लोगों ने जब ये कहा कि आप इनको न दिया कीजिए, या बहुत से लोग उनके पास शिकायत लेके गए। जी हाँ। तो उन्होंने कहा भाई आप सामने बैठाइए, कहला लीजिए। तो इस तरह के फिर बहुत से लोगों ने मुझसे कहे, तो मैंने उन्हीं के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रुबाई कह दी। तो फिर उसकी भी शिकायत करी जाके उस्ताद से कि बताओ हमारे अगेंस्ट, कहने लगे मिसरा निकालो। तो मैंने मिसरा निकाल दिया, तुझ पर मेरे अल्लाह की लानत बरसे। तो वो चिढ़ गए इससे कि बताओ मिसरा निकालने को ये मिसरा निकाल रहे हैं। तो ये सब दौर मैंने देखे। और एक बार वाली आसी भाई से हमारी बड़ी दोस्ती थी। वाली आसी अच्छे शायर थे, बुजुर्ग शायर थे, लेकिन दोस्ताना मिजाज था उनका। तो उन्होंने एक बार कहा, उनसे किसी ने कह दिया कि भाई वो संजय जो हैं वो नसीम अख्तर साहब ने दिमाग ख़राब कर रखा, वो रुबाई जो है वो कह दे देते हैं। हाँ, लोगों को यकीन नहीं आता था कि इतनी पुख्ता रुबाई भी कह सकते हैं इस उम्र में। तो उन्होंने कहा कि वो जब मैं वाली भाई के यहाँ बैठा था तो वो आ गए इतनी देर में जिन्होंने तनकीद की थी। तो वाली भाई ने कहा कि संजय हम नमाज पढ़ रहे हैं, तुम ज़रा सा बुश पे 1 रुबाई कह दो। अच्छा। तो मैंने पता नहीं क्यों इन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है। मैंने 1 रुबाई बुश पे कही, 1 सद्दाम पे कही। अरे वाह। 2 रुबाई कह के, और जब वो नमाज पढ़ के हटे सुना दी, तो उनको भी सुनना पड़ा जो मौसूफ तनकीद कर रहे थे। हाँ, तो वो जवाब हो गया। तो वो उठ के चले गए। और तो वाली भाई ने कहा यही कह रहे थे कि देखो तुम्हारे उस्ताद के दोस्त हैं, यही कह रहे थे कि उस लखनऊ में भी ये सब होता था, कानाफूसी वाला काम। मुझे वाली भाई की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने इस जरिए से एक तरह से जवाब भी था उन पर, और हमारी जो है खुद एतमादी भी उनके यहाँ थी। हमें तो थी, उनको भी थी, हमारे ऊपर एतमाद था जो उन्होंने एतमाद था, तभी तो उन्होंने कहा। हाँ, तो ये सब चीजें बड़े लोगों का बड़ा मामला रहता, हमें तो मालूम नहीं था। बाद में मालूम चला कि इनके यहाँ भी शक व शुबहा था। तो इस तरह से बहुत से लोग। वाली भाई का तस्करा आ गया, तो उनकी शायरी किस तरह की थी? अलग थी या सबसे, या कुछ? वाली भाई
अलग करने की कोशिश करते थे और आखिरी उम्र में तो वो तसव्वुफ की शायरी करने लगे अच्छा, थे। अच्छा, नमाज रोजे के आदी थे ही पहले हाँ, से? नमाज रोज़ा हमेशा से रहा, नमाज कभी छूटती नहीं थी और दोस्तों वो के दोस्त नया भी करने रहे। की कोशिश करते थे, पाकिस्तानियों को पढ़ते थे और इमेजरी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा था। अब जैसे उन्होंने शेर कहा कि हम जो भी हैं हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, चेहरे पे भभूत नहीं मलते, कभी काले बाल नहीं करते। क्या कहने भाई, क्या सफ़ेद बाल थे उनका, जो वो लगता है शेर उन्हीं का वज़ाकता बिल्कुल थी। है, बिल्कुल जो हाँ, उनका हाँ, उन्होंने जो अपने पैकर को भी उसमें सामने रखा उन्होंने। और भी कुछ शेर सुनाइए और उनके। उन्होंने नीम और शहद दो किताबें आई। हाँ, उनकी नीम और शहद 2 किताबें आई थी। तो कभी कभी मुझसे पूछते भी थे कौन सा मिसरा लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, तो उनका बड़प्पन था। जी जी। तो एक बार उन्होंने एक शेर उनका ये था कि जिसके हुजूर नक्श बा दीवार हम रहे, वाह, उसके हुजूर भी ये गज़ल जाना चाहिए। क्या कहने, क्या ये गज़ल उन्होंने कही थी। जदीद लहजा, अगर पूरी जदीद गज़ल लहजा याद हो, था। वाकई में कमाल है ये। अब हमको मोम बन के पिघल जाना चाहिए, जैसे भी वो चाहे हमें ढल जाना चाहिए। वाह, वाह, ये सब वाह, वाह। शायरी थी उनकी। एक उन्होंने गज़ल आखिर वक्त में कही थी, गज़लें उनकी बहुत सी याद है मुझे। एक गज़ल उन्होंने क्या कि आखिर में कही थी, वो गज़ल कहीं छपी नहीं है, वो उसके 3-4 शेर मुझे याद हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ वाली, अब दिल का रोग लगाना नहीं, क्या कहने, अब सबसे मिलना जुलना नहीं, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जो लोग तुम्हारे साथ में हैं, पत्थर भी उन्हीं के हाथ में हैं, हाँ, सब अपनी अपनी घात में हैं, फिर भी तुमने पहचाना नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह वाह, लगता ही नहीं कि वाली भाई ने ये गज़ल कही है। बिल्कुल उस दौर में कहाँ ऐसी शायरी होती थी। खुशियों के छोटे छोटे दिन, दुख की लंबी लंबी रातें, सब आते जाते मौसम है, मौसम से कभी घबराना नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मौसम से कभी घबराना नहीं, तुमको अच्छा या बुरा लगे, देखो हम झूठ नहीं कहते, तुम भी दुनिया से कटे रहे, दुनिया ने भी तुमको माना नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो ये उनकी आदि। मैंने कहा गज़ल के आपको इतने शेर याद हैं। मैंने कहा कि आपने ये कहा खुशियों के छोटे छोटे दिन, दुख की लंबी लंबी, कहने लगे यार ये मेरे अब्बा जो आसिउल दनी थे उनका एक शेर था, वहाँ से मैंने ले लिया है। अच्छा, तो हमने कहा ये तो बड़ा हाँ इतराफ़ है। तो हमने कहा ये तो, कहने लगे ऐसा है कि बाप का तो कपड़ा अगर छोटा हो जाए तो बच्चा पहन सकता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ से मैंने उठा लिया है। तो ये वाली भाई के यहाँ ये, जैसे आपके साथ ट्रेजेडी रही कि लोग समझते थे कि नसीम अख्तर की रुबाई या उन्हीं का काम ज़्यादा है, हाँ, ये ट्रेजेडी उनके साथ भी रही, क्योंकि इतने बड़े बाप के बेटे थे, लोग समझते थे आसिउल हालांकि आसिउल दनी की ज़बान ही अलग थी। हाँ, और उनकी ज़बान मुख्तलिफ थी, आज की ज़बान। अच्छा, वो भी रुबाई के शायर थे, उनकी किताब मजमुआ है, मैंने पढ़ा है उनकी रुबाई का मजमुआ। लेकिन वही है कि रवायती अंदाज था, लेकिन तो वाली भाई ने तो दायरे सब बदल दिए उस दौर में। लेकिन वाली भाई ने अपने वाली शायरी का इजारा, उन्होंने, चूँकि वो किताबों में घिरे रहे, तो बंद कमरे के आदमी नहीं थे, लोगों को बैठाते थे, सुनते थे, सुनाते थे, यारबाश थे, चाय पीते थे, पिलाते थे, और जाहिद खुश्क नहीं थे नमाजी होने के बावजूद, किसी के ऊपर अपनी इबादत थोपते नहीं थे। नहीं। और कमाल उनका ये रहा कि उन्होंने आँखों को खुला रखा, तो पाकिस्तानी अदब भी उस दौर में पढ़ा, और जो बाहर की शायरी थी जिसको आलमी शायरी लोग समझते थे या कहते थे, उस पे भी उनकी नज़र रही। हाँ, लिहाजा वो अपने प्याले बदलने में कामयाब रहे। जब आदमी कंटेम्प्रेरी जो है वो पढ़ता रहेगा अदब को, तो उसको ये पता रहता है कि तगय्युर पज़ीर दौर है, तो उसमें बदलाव होता है। बदलाव की आहट को अगर आप वक्त से पहले सुन लेते हैं, तभी आपकी शायरी में बलागत पैदा होती है। सही करें। वरना जो है वो आप दायरों में, बंधे टके दायरों में कैद होकर रह जाते हैं। जो मैं अपनी रुबाई में करता हूँ कि मैं गज़ल का जो जायका है, बदलती हुई नई गज़ल का, वो हमारी रुबाई में रहता है। ये मैं कोशिश करता हूँ। गज़ल की भी ज़बान मुख्तलिफ है, बदलती रहती है बतदरीज, यानी हालात से मुस्तग़रक़ है। आप ये भी बताएं कि उस दौर में जहाँ जिक्र हुआ शफ़क़ शाह चिश्ती का और क़िबला हयात वारसी का, तो मेरे ख्याल दोनों ऐसे दौर में थे जब रिवायत पसंद शायरी को पसंद किया जाता था। भाई हयात में और शफ़क़ में क्या फ़र्क था बुनियादी? देखिए, हयात वारसी में और
शफक साहब में बुनियादी फ़र्क ये था कि शफक साहब की ज़बान बहुत अच्छी थी। दोनों ही सैयद थे इत्तेफाक से। दोनों सैयद थे और शफक साहब की ज़बान इतनी ज़्यादा कि वो, और उसमें इजाफतें कम होती थी उनकी यहाँ, अच्छा, और शायरी जबकि वो सीधे इजाफतों का ही दौर था। सीधे दिल में उतर जाती थी। बड़ी बात है। जैसे शफक साहब ने शेर कहा शफक साहब का लोगों ने मजाक बहुत उड़ाया, लेकिन उनके फन पे गुफ्तगू लोगों ने नहीं की। शफक साहब के बहुत मशहूर शेर हुए, लेकिन नसीम साहब मोहब्बत करते थे। हाँ, वो उनसे, इसीलिए मैं उनके करीब ज़्यादा हो गया कि वहीं से मैं उस्ताद से मुलाकात हुई। शायद हमने नसीम अख्तर साहब को पाया कि शफक साहब की इज्जत भी करते थे, एहतराम भी, और मोहब्बत से जिक्र करते। अरे भाई, उनकी हीरो बुक जो थी वो ख़राब हो जाती थी, वो बनाते भी थे। अच्छा, और ये भी करते थे, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। इन दोनों पे थोड़ा शायरी, इनकी कुछ मुमासलत देखिए, बताइए। हयात वारसी का मामला था, ये था कि उनके यहाँ शायरी को वो अलग तरह से बनाते थे। थोड़ा मिजाज उनका पुराना था, लेकिन पुराने मिजाज में भी, और जो मैकदे से निकलते ही लड़खड़ाते हैं, मेरा ख्याल है वो तशनगी छुपाते हैं। ये शेर हयात वारसी साहब का है। यह हयात वारसी ने कहा कि ऐ सबा आज महकती हुई तू आई है, क्या किसी आरिज़े गुलरंग को छुआई है। वाह, रिवायत है, लेकिन इसमें ये कि बहुत सी रिवायत से अलग भी हटे हैं। हाँ, थोड़ा सा इन्होंने काफ़िए, इस तरह के काफ़िए में गज़ल तरह ही मुशायरा था, लेकिन उन्होंने अलग किया अपने को। तो ये हयात वारसी की यहाँ ये बहुत था, या वो बहुत मुफाहमत की बात भी वो करते थे जी, और दोस्ताना भी उनका अच्छा था। उनकी एक हिंदी उर्दू संगम एक तंजीम थी, उसका एक गीत था बुनियादी की, प्यार करो प्यार करो। या उन्होंने एक बार भजन कहा, इस संतों हरि का नाम जपो, भक्तों हरि का नाम जपो, हरि दयालु हरि कृपालु। मतलब ये उनके यहाँ जो मजहबी तंग नजरी का शिकार वो कभी नहीं हुए। हिंदी पे भी अच्छी नज़र थी, हिंदी पे भी उनकी अच्छी नज़र थी, इसीलिए अरबी संगम उन्होंने, और छपने छपाने पे बहुत जोर देते थे। 3200 किताबें थी उनकी, लिंग पुराण का अनुवाद उन्होंने किया था। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको दूसरे अपने कंटेम्प्रेरी लोगों से अलग करती हैं। अच्छा, उनका दायरा भी बहुत बड़ा था, लेकिन वो कनात पसंद आदमी थे, लेकिन फिर भी वो उनका दायरा बहुत बड़ा था। और उनके यहाँ ये खूबी ये थी कि जो जिसको वो मानते थे उसको मानते थे, छोटे बड़े का कोई इम्तियाज़ नहीं था। आपके साथ है तो उसका भी, वो चाहे पान वाला हो, उसका भी मैगजीन में फ़ोटो छपेगा। जी हाँ, जी हाँ। ये उनके यहाँ खूबी थी। तो उनकी किताब भी एक देखी, मेमारान उत्तर प्रदेश, जिस तरह का तज़किरा इरफान अब्बासी साहब लिखते थे वैसा ही लिखा है। हाँ, लेकिन ज़बान बड़ी शगुफ्ता थी, चूँकि शायर भी थे, और उसमें जहाँ बड़े लोगों का जिक्र है वहीं फारूक चाय वाले का भी, होटल वाले का भी जिक्र है। हाँ, फारूक से उनकी दोस्ती थी, फारूक साहब जो है उनसे दोस्ती थी। और एक ज़माना वो आया कि फारूक साहब से उनका कुछ ख़यालात जो हैं टकराने लगे, तो नाराज़गी पैदा हो गई। तो फारूक साहब ने उनको मनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स भेजे और फल वगैरह भेजे। तो मैंने कहा कि भाई आपका तो इनसे इख्तलाफ चल रहा है। कहने लगे कि ये बेचारे अंगूर जो हैं इतने गौर से हमारी तरफ देख रहे हैं, इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, इनको खा लेना चाहिए। ये कह के उनका तुम भी खाओ हम भी खाएं। तो ये जो उनके अंदर मैंने देखा। या एक बार हम उनके साथ जा रहे थे गवर्नर हाउस में। जी। उस समय, अच्छा, गवर्नर हाउस और बड़े लोगों से बहुत मामला थे उनके। वही उनकी शख्सियत ऐसी थी कि मैं जाता था कभी पास बनवाते ही नहीं। जैसे वो उतरे रिक्शे से, और जो अर्दली होता था वहाँ गेट कीपर होता था, वो आके उनका बैग लेते थे, अटैची ले लेते, तो बिना उसके हम भी बहुत बार गए हैं। तो गवर्नर हाउस में हम जा रहे थे, रिक्शे पर बैठे हुए थे, तो ये कैसर बाग में एक साहब ने पान थूका और उनके पजामे पे बिल्कुल पड़ गया। तो मैं उतरा, मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया। तो हयात साहब ने कहा मिसाल के तौर पे थूक दिया है तो अब धो लिया जाएगा, छोड़िए। तो हमको भी हंसी आ गई, उसको भी हंसी आ गई, कर दिया उन्होंने, हंसी आ गई। और मुझे ये महसूस हुआ कि आदमी के अंदर सब्र तहम्मुल हो तो बड़ा से बड़ा मामला निपटाया जा सकता है। तो उस दिन मुझे मालूम हुआ कि कहीं कहीं जो है धीरज से, सब्र से, तहम्मुल से काम लेने में बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। तो ये इस तरह के आदमी थे। अगर वही मामला वो करते आम लोगों का, तो फिर शायर में आम आदमी में क्या फ़र्क? और मेरे पास तो कई बी सत्यनारायण रेड्डी तक, या वो आपके और थे, एक साहब थे, और या एक मुस्लिम थे गवर्नर साहब, आरिफ नक्शबंदी। उनके ज़माने में एक ग्रीन कार्ड रहता था, वो हमें भी मिला हुआ था, उनकी वजह से ही मिल गया था। नक्शबंदी साहब ने हमारी गज़ल एक सुना दी उर्दू, उसमें फ़खरुद्दीन जब यहाँ पर था,
लालबाग में जो फखरुद्दीन था कमेटी प्रतिभा के पास, तो उन्होंने मेरी ये गज़ल, वहाँ बड़े मुशायर बड़े बड़े शोरा थे, वहाँ मेरी गज़ल पूरी उन्होंने सुना दी। नक्शबंदी साहब को इतनी अच्छी लगी थी गज़ल मेरी थी कि क्यों शहर की तहजीब ने दम तोड़ दिया है, ये सोच के हमने भी कलम तोड़ दिया है। वाह, आना है तो आ जाओ कि अब रुत है सुहानी, तारों ने तिलिस्मे शबे गम तोड़ दिया है। क्या कहने, क्या कहने। एक प्यासे मुसाफिर ने तेरे शहर में आकर मैखाने के दरवाजे पर दम तोड़ दिया है। बहुत इस तरह की शायरी मतलब हयात साहब ने उनको सुनाई नहीं, आरिफ नक्शबंदी को याद थी, उन्होंने सुना दी। आरिफ साहब खुद जो शायर थे, उन्होंने सुना दी, उनको बड़ा, और उन्होंने बड़ा एहतराम मेरा किया, जबकि मैं जानता भी नहीं था उनको। तो उसके बाद जो है, उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ उनके पास आने जाने का, और तमाम, तो वो बड़े लोग होते हैं, फनकार होते हैं, वो हमारे दौर में तो गवर्नर हाउस से बड़े लोगों की भी एंट्री आसानी से नहीं है, अब तो सब बहुत। अरे भाई आप सुनिए, शंकर दयाल शर्मा साहब राष्ट्रपति थे और इनके साथ गए हुए थे, हयात साहब के साथ हम भी मिलने, तो वहाँ उन्होंने जब मिल लिए तो उन्होंने कहा कि हयात साहब फिर अब चला जाए, फिर मुलाकात होगी। तो हयात साहब ने कहा मिसाल के तौर पे चला कैसे जाए, वो पैसा तो किराए तो है नहीं हमारे पास। वाह, ये कलंदरी। तो वो मुस्कुराए गए अंदर से और 2000 रुपए लिफाफे में रख के लाए। कहने लगे कि उस जमाने में 2000 रुपए, कहने लगे कि अब हयात साहब किराया तो हो गया, तो अब इंशाल्लाह। तो ये एक कि बड़े लोगों के सामने इस तरह की बात भी कह देना, इस तरह थी। हाँ, जुर्रत नहीं होती। आज तो लोग कारपोरेटर से नहीं कह पाते हैं, पैदल चले जाते, वो कह दिया। और लेकिन एक बात थी हयात वारसी में कि वो बेब में भले ही एक पैसा ना हो, लेकिन दाढ़ी आड़ी बनाए हुए, कपड़े लगदग पहने हुए, चमक दमक रहे, चेहरा भी उनका चमकता था बहुत, और वो कुर्ता पजामा सदरी, बैग उनका टांगने वाला कलकत्ते से लाए थे वो। और उनका ये रहता कि वो अंजीर वंजीर खाते थे, और सुबह के टाइम पे चुकंदर वगैरह पीना, उसका अमरूद डाल के ये सब पीते थे भाई, तो सेहतमंद, ताकि वो अलग बात है, ताकि गाल लाल रहे, इसके लिए हमें भी बताया तो आदमी थे। तो ये सब उनके यहाँ थी। जबकि शफक साहब का ये था कि शफक साहब पैदाइशी बहुत खूबसूरत थे, छोटी कद काठी थी, कपड़े बहुत लगदग वो भी पहनते, बिल्कुल प्लेन पहनते थे। आप ये देखिए कि शफक साहब की जब इंतकाल हुआ है, शफक साहब के यहाँ उनको जितने भी चेक मिले, सरकारी और गैर सरकारी, उन्होंने कोई जमा नहीं किया, हजारों चेक उनके निकले। मतलब ये बेनियाजी उनकी। और शफक साहब दर्जनों, 100 से ज्यादा तो छड़ी निकली, 200 के करीब कैप निकली। इस तरह से उनका मामला ये था कि वो कभी कुछ, और इतने बड़े हवाई जहाज में अफसर रहे या राशनिंग इंस्पेक्टर रहे, 5 किलो शक्कर में खुश हो जाते थे, सैलरी उनके घर में आती थी। हाँ, तो इस तरह के मतलब लोग इतना करते थे और बेनियाज थे वो, कुछ नहीं, अल्लाह पे यकीन रखना। और रूहानी मिजाज भी था, तो लोगों के काम भी आते थे उस तरह। नहीं, कुछ उनके अंदर अल्लाह की तरफ से देन भी थी कि वो एकदम से कभी कभी चमकता था कि वो मुस्तकबिल में की आहट उनको हो जाती थी और भविष्य में होने वाली चीज़ों को वो बता देते थे। लेकिन वो एक लहर आती थी, उसके उसी में 10-15 मिनट में वो बता देते थे, ऐसा बता देते थे कि जो इम्कान में नहीं होता। झाड़ फूक भी फ्री वाली करते थे। एक बार मैं, लोगों को फायदा पहुंच जाए। एक बार मैं उस्ताद के साथ जा रहे थे कहीं, तो वहाँ बस में कहीं थोड़ी दूर जाना था, तो बस में कहीं जगह ही नहीं थी। तो शफक साहब और हम तीनों लोग खड़े, तो उसने कहा कि ड्राइवर ने कि चाचा आप उतर जाइए, क्योंकि आप बैठने की जगह नहीं। तो शफक साहब ने कहा कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो मियाँ, वो तुम्हारा काम हो नहीं पाएगा अभी। अच्छा। तो कहने लगा किस काम के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा तुम फलां जगह जा रहे हो, ज़मीन का मामला, तुम्हारा मकान अपने नाम कराना चाहते हो, तुम्हारा हो नहीं पाएगा, 3 साल से परेशान हो तुम। उसने कहा यहाँ बैठिए, हटा दिया सबको, वो बैठने की जगह बना दी। तो ये सब चीज़ें उनके यहाँ थी, और उसको सब बताया, और कैसे कैसे करो, क्या क्या करो, काफ़ी कुछ उसको इतना बता दिया कि 3 पीढ़ी तक का बता दिया उसको। इनकी शायरी को सुनाइए, शफक साहब की भी शेर याद। शफक साहब जो हैं, शफक साहब सिर्फ एक चांद से मुखड़े की जियारत के लिए खूब जी भर के सजाया गया मैखाने को। वाह 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 वाह। ये आंखों के डोरे गुलाबी गुलाबी की जैसे बहुत पी गया हो शराबी। क्या अरे मेरी आंखों में आंखें न डालो, बना दोगे क्या तुम मुझे भी शराबी। बहुत ये मैखाने से मुझको किसने पुकारा, अरे ओ शराबी, अरे ओ शराबी। यानी जबान देखिए, गुफ्तगू का उनका अंदाज, लखनऊ का अंदाज है ये। हाँ, एक सिजदा कबूल हो जाए
सारी मेहनत वसूल हो जाए। तो ये वाह, वाह, जो बिल्कुल लग रहा कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, शायरी है बिल्कुल। तो इस तरह की शायरी नाजिल हो वो रही। करते थे। हमारा कौन है किसको शरीके गम जाने, हमारा दर्द कोई बांट ले तो हम जाने, खुदा ने चाहा तो मिलके रहेंगी दो रूहें, ये बात राज की बस आप जाने हम जाने। बहुत उम्दा, वाह वाह। ये शायरी उनके यहाँ थी। हयात साहब का एक शेर मुझे भी याद आ रहा है कि नखतें गुल की हैं, निस्बत से महकता मैं हूँ, रोशनी उसकी है, फानूस में जलता मैं हूँ। हाँ, बहुत। ये सब भी फानूस वगैरह आप कहाँ इस्तेमाल फानूस, होता है? अब हाँ, ये तो फानूस तो वाली भाई ने भी बांधा है कि अब अपने उस्ताद के कुछ शेर सुना दिए, वो तो आपके बिल्कुल हृदय के अंदर है। हाँ, उस्ताद तो बहरहाल, उस्ताद का एक अभी मतलब मैं आपको सुनाता हूँ, मकासिदे का है वो, कि बुए गुल हल्क़े जंजीर में कब ठहरी है, वाह। बुए गुल हल्क़े जंजीर में कब ठहरी है, प्यास ही प्यास बुझाने का सबब ठहरी है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। ये इस तरह की शायरी वो करते थे। या उन्होंने वो गज़ल कही कि ये गज़ल में ये शेर कितना मतलब ये मफ़हूम ऐसा था कि नसीम साहब को तो आखिरी वक्तों में मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ अदबी प्रोग्रामों में फजल इमाम साहब, प्रोफेसर फजल इमाम साहब बहुत पढ़ने लगे थे कायनात के आने के बाद। हाँ, उन्होंने कायनात को पढ़ा तो उनको हिफ्ज़ हो गई, बल्कि हद तो ये रही कि वो किसी दूसरे की किताब का इजरा कर रहे थे, उसमें गए हुए थे, वहाँ उस्ताद के शेर पढ़ने लगे। जी जी, नज़र कानपुरी। हाँ, तो ये एक बड़ा मतलब उनके जहन व दिल पे एक था, और हमारी भी दोस्ती उनसे पहले से जान पहचान थी। लेकिन बाद में उन्होंने जब से जाना तो वो खुद मुझे फ़ोन करते थे, वो कहते थे कोरोना से बच के रहना, और इंतकाल उनका कोरोना में हो कहते रहे, गया। खुद कोरोना में ख़त्म, कोरोना में बेचारे चले गए। तो साहब का जिक्र उनका जाने के उसका बड़ा मुझे गम भी है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो लफ्ज़ की हुर्मत को पामाल होने से बचाने की सही करते हैं। भाई उनके, जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत सुना है ख़राब है, कहने लगे तबीयत नहीं ख़राब है मेरी, हाँ, नहीं, कहने लगे कि मेरी सेहत ख़राब है, तबीयत तो मेरी बहुत ठीक है। तो ये कहते थे कि तबीयत नहीं बल्कि मिजाज मालूम किया, इस्लाही जो कैसा है, इस्लाही जो उनका सिलसिला था कि इस्लाह भी करते जाते थे, और एक तरह से क्योंकि हमें आगे पीढ़ी को बताना है तो एक तरह से ये सबक भी देते जाते थे। एक शायर ने मुझसे कोई लफ्ज़ के माने पूछे तो मैंने कहा लुगत है, हमारे घर में कई तरह की लुगतें हैं, इनको देखो। कहने का किसी लुगत में मिल नहीं रहे। तो हमने कहा फजल इमाम साहब को फ़ोन किया जाए। फ़ोन किया तो उन्होंने दूसरे ही लम्हे उसके माने बता दिए, और हमने कई लुगतें इनके पास हैं, पुरानी लुगतें किश्वरी और दीगर, उसमें नहीं है। कहने का सब कुछ लुगत बताते, फिर उस्ताद की क्या ज़रूरत है। हाँ, ये इल्म था उन लोगों का। नहीं, वाकई उन लोगों में बात शफक साहब की चल रही थी, कुछ और शेर उनको, शफक साहब अच्छे किस्से उनके वाक़यात। शफक साहब का मामला ये है कि वो एक बार बज़्म शम्स का तरही मुशायरा होता था, काफ़ी लोग उसमें आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे उस्ताद आए नहीं, तो मैंने 2-3 शेर कहे थे। मैं शफक साहब के यहाँ गया कि वहीं उस्ताद ने आने का वादा किया था। शफक साहब कहने लगे कि अब तुम चलो, हम ये गज़ल लो। 6-7 शेर उन्होंने मुझे कह के दे दिए, तो मैं उनके साथ चला गया, लेकिन मैंने उनके शेर पढ़े नहीं। वो रिवायती रहे होंगे, आपको पसंद? हाँ, वो उसमें वो कहने लगे कि मैंने पढ़ा अपने शेर की, जो बात करना है तो सामने से वार करो, जो वार करना है तो सामने से वार करो, मुनाफिकाना रवैया ना अख्तियार करो, वाह, शिकस्त फाश का मुंह देखना पड़ेगा तुम्हें, कोई फसाद की सूरत ना अख्तियार करो। बहुत उम्दा। तो ये सब मैंने अपने शेर पढ़े 3-4, बाकी नहीं पढ़े इनके वाले। अब इन्होंने मुझे बहुत हड़काया, तो उस्ताद से उनको चोट लगी, कह दिया कि बताइए कि इतने बड़े शायर हो गए इन्होंने ये। तो मैंने उस्ताद से कहा भाई मुझे ना तो ये लाला जार करो कि मीनिंग मालूम है, ना हमें लाला फूल होता है, लेकिन हमें इसका लाला जार ये सब नहीं मालूम मुझे, तो हमने इसलिए नहीं पढ़ा। और फिर हमारे पास 4 शेर थे, आप आते तो 2-3 और दिखा देते, तो बिना दिखाए इसलिए नहीं पढ़ा। तो बहरहाल ये थोड़े दिन नाराज़ रहे। फिर हमने एक मुशायरा मेरे हाथ में आ गया उस समय, तो मैंने शफक साहब की सिदारत करा दी। तो फिर उन्होंने अंग्रेज़ी में मुझे दाद देना शुरू कर दी। अरे वाह, ये सब चीज़ें जो हैं उनके यहाँ थी। शफक साहब मोहब्बती आदमी थे। थोड़ा शफक साहब के 2 ही बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा था। बेटी शायद खत्म हो गई। हाँ, शफक साहब की बेटी के कैंसर हो गया था वो, लेकिन बेटा उनका बहुत लायक है, सब कुछ संभाल के रखा है उसने। वो वहाँ पर ब्याही थी, बाराबंकी के पास कहीं हुआ था उसका। अच्छी थी, हम जाते थे, मुलाकात होती थी। उनकी बेगम भी बहुत अच्छी थी। हाँ, और शफक साहब की अहलिया के ज़माने में भी कई बार अपने घर ले गए, क्योंकि मैं दुगामे में रहा भी हूँ।
तो बहुत पहले अच्छे तो वो आदमी थे। नादान महल में ही रहते, बाद में तो गाँव में, वहाँ भी हवेली में रहे, इधर भी हवेली में रहे। जी हाँ, जी हाँ। उनका मुकद्दर अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबको लेके चलते थे। शफक साहब की गज़लें बहुत सी गाई भी हैं लोगों ने, बहुत सी गाई गई हैं। बहुत कव्वाल सी भी गाते गाते थे। हैं, गाई गई हैं। ये सब उनके यहाँ खूबी थी। जैसे शफक साहब का एक दो शेर ऐसे भी मशहूर हैं, जो जैसे वो शेर है उनका कि लाख होठों पर तबस्सुम के उजाले होंगे, दिल में झांकोगे तो बस छाले ही छाले होंगे। वाह, ये बहुत मशहूर है शेर। या उनका वो ये भी उन्हीं का है क्या? कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे। हाँ हाँ, ये उन्हीं का शेर है। बहुत अच्छा शेर है ये तो। हाँ, चंद सांसों में फूल जाते हैं जब कमीने उरूज- कमीने उरूज पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। वाह, कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। ये तो बड़ा शेर कहेगा भाई। हाँ, ये जाहिर है कि कहीं किसी तरह की चोट उन्हें पहुंची हो गई, तो इस्तियारे में और कनाए में आदमी गुफ्तगू करता है गज़ल की ज़बान में, वो उन्होंने की। हाँ, लेकिन रिवायत से हट के ये कहा है, फिर से पढ़ दीजिए। हाँ, जब कमीने उरूज पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं, ये कितने कमज़र हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। वाह, तो ये जो उनके यहाँ कभी कभी उनके यहाँ चमक पैदा होती थी, तो वो नयापन भी उनके यहाँ आ जाता था। लेकिन ये कभी कभार या आदमी को हालात की वो चोट पड़ती है, ऐसा ठोकर करते थे। लगती उनके है। बहुत जगह पे शागिर्द थे, तो शागिर्द उनकी गज़लें भेजते। शागिर्द उनके ही बहुत थे, उनके बहुत दुनिया भर में थे, और मेजर और कर्नल ऐसे सबकी लोग गज़लें लिख के रख दिया करते थे। सबकी गज़लें वो देखते थे। वो नयापन के लिए उस्ताद से उनकी गज़लें ठीक करा के उनको भेज देते थे, अच्छा, डाक अच्छा। से। ये सब करते थे वो, क्योंकि नएपन की शायरी उनके यहाँ थी नहीं, और शागिर्द हर तरह के थे। तो उस्ताद तो 5 मिनट में कह देते थे, तो जूदगो बहुत थे, तो उनका सही करके दे देते थे, और उनको मानते बहुत थे। जी, अब नसीम अख्तर साहब का जिक्र हो जाए, उनकी खूबियाँ और सिफात तो आप बता ही सकते का हैं। तो शायरी बहुत उनकी खूबियाँ ये थी कि उनका दिल बहुत बड़ा था, और मैं इतनी हरकतें करता था, इतने लोगों की पिटाई विटाई करता था, उसके बावजूद भी वो जो हैं वो इतनी शिकायतें लोग करते थे मेरी। हर कोई ऐसा दिन, एक दिन ऐसा हुआ था कि उस्ताद ने कहा उस्तानी से कि भाई आज का दिन बड़ा दिन है, क्योंकि आज किसी ने संजय की शिकायत नहीं की। वाह, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, वो दौर भी लखनऊ का ऐसा था कि लोग नज़रें भी रखते थे बहुत ज़्यादा, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर बड़ी नज़र रहती थी। असातिज़ा भी थे उस समय, दौर भी ऐसा था। और उस्ताद के यहाँ सबसे बड़ी खूबी थी कि मज़हब और मिल्लत की कोई क़ैद नहीं थी उनके यहाँ। वो जब श्री कृष्ण जी ने वो औरतों के नहाते वक्त कपड़े चुरा लिए थे, उसका जैसा जिक्र वो करते थे, जो तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से वो प्रवचन करते थे। या उस्ताद की याददाश्त बहुत गज़ब की थी। अच्छा, कोई भी हो, जैसे सिफ्ते मोहम्मद नकवी ने एक बार फिरोज़ निज़ामी साहब के लिए कोई लक़ब, कोई जुमला इस्तेमाल कर दिया किसी ने, तो उसको इरफान सिद्दीकी साहब ने सहाफ़त में छाप दिया। जी हाँ। तो सिफ्ते मोहम्मद नकवी ने उनको लिखा कि इरफान, तो वो लेटर टू एडिटर में लिखते हैं ना, तो उन्होंने कहा इरफान तुमको किसने एडिटर बना दिया, तुमको तो उर्दू भी नहीं आती, ये है वो है। तो आफ्ताब हिंद था या क्या कुछ ऐसे, आफ्ताबुल हिंद था। आफ्ताबुल हिंद की तरकीब गलत है। आफ्ताबुल हिंद की तरकीब गलत है, ये उन्होंने कहा। तो मेरे उस्ताद ने उसमें मुरासला लिखा इरफान साहब के फेवर में, और इस तरकीब को सही बताया, जायज़ करार दिया और उसके हवाले दिए। तो वो सिफ्ते मोहम्मद नकवी बहुत चढ़ गए। उन्होंने मुनाजरे के लिए 7 दिन तक रिक्शा भेजा उस्ताद के घर पे, कि रिक्शा भेजा कि आएँ हमसे मुनाजरा करें। तो 7वें दिन उस्ताद चले गए उनके साथ। तो जब उनसे गुफ्तगू होने लगी, बहस होने लगी, तो सिफ्ते मोहम्मद नकवी जो भी किताब बताते थे कि ये किताब, तो वो उस्ताद कहते थे फलां समय हमने पढ़ी थी, उसमें ये इस पेज से लेके इस पेज तक का दिखाना चाहते हैं आप, यही ना। तो वो बड़ा परेशान हो गया, घंटा 1.5 घंटा निकल गया। तो जो भी बताते थे, तो वो तंग आके उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि सुन्नियों में भी पढ़े लिखे शायर होते हैं। हाँ, इसमें भी तो ये भी जो है वो उन्होंने कहा। तो मुझे भी अजीब लगा कि ये, हालांकि वो पढ़े लिखे आदमी थे, किताबों के बीच में बैठे हुए थे, लेकिन मिजाज वही था कि हम गालिब रहें और लोगों पे हावी रहें। हाँ, यही थोड़ा सा था। और वो लेकिन वो कई लोगों को PhD वगैरह लिखवाते थे, सब करते थे। अच्छा, वो देखने में तौहीद मेल निकालते थे, वो देखने में जो है बिल्कुल मुस्लिम नहीं लगते थे। तो मैंने उनका में रहते थे, तौहीद मेल निकालते थे। मैंने उनका नाम अग्रवाल साहब रखा था। अच्छा अच्छा। मैं वो चौड़े थे, वो सफ़ेद कुर्ता और गले में गमछा डाले रहते थे। तो
उन्होंने फिर मेरे उस्ताद का अपने तौहीद मेल में इंटरव्यू भी छापा और तमाम फिर बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए। तो अदबी बहस भी इस तरह की होती हैं तो उनमें कारगर होती है, मुफीद है, पढ़े लिखों की कहीं बहस ना तो होना कहीं चाहिए। वो होता है। जैसे उमर अंसारी साहब जो हैं वो, उनके लिए जैसे हुस्न मतला जो हैं, जी आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि मतले के बाद वाला सेकंड मतले को लोग समझते हैं, जबकि हुस्न मतला की तारीफ ये है कि मतले के बाद का जो पहला शेर होता है उसको हुस्न मतला कहते हैं। ये बात उमर अंसारी साहब ने कहीं कही होगी तो B.A. बहादुर महशर रायबरेली साहब ने कह दिया कि उमर अंसारी को मारो गोली। तो जब ये बात पता चली तो उमर साहब ने ये एक लेटर भेजा कि भाई आप आइए, मैं आपको बताऊंगा कि और हवाले भी दिखाऊंगा और मैं आपको गोली भी नहीं मारूंगा, आप हाँ, ये आइए, लखनऊ वाले थे, गोली क्यों बातचीत मारेंगे? करिए, इसमें गोली मारने जैसी कोई बात नहीं। तो बहरहाल ये दौर मैंने देखा है। उनको मैसर को बड़ा गर्रा था, वो बाद में लखनऊ में आए तो देश बिहारी नूर के शागिर्द बिल्कुल कराची है, सरपरस्ती खत्म हो गई थी नूर साहब की, वो सब उनसे वाबस्ता हो गए थे। कायस्थ होने की वजह जी, से जी। लोग भी इसमें भी जात पात देख लेते हैं। अभी मैं एक फंक्शन में गया था, उसमें भी सारे लोग जो हैं वो श्रीवास्तव होना लेकिन चाहिए। कई मरतबा वो मैसर साहब हमने देखा है कि वो बेबहरे शेर भी कह के ले आए, बहर हाँ, समझ ही लेकिन नहीं बाद में जैसे उनको बड़ा वो हुआ था कि कोई रुबाई नहीं कहता, फिर यहाँ पर इसके मेरा साहिल साहब ने कहा कि नहीं भाई हमारे यहाँ संजय कहते हैं। तो फिर वो जब हमसे वो मिले लखनऊ तो से बिल्कुल नाआशना थे। हाँ, जब मुझसे बहुत कम मिले तो वक्त फिर रहे। बहुत ज़्यादा वो हमारा रिगार्ड भी करने लगे और उसको मानने लगे। तो इस तरह के लोग भी होते थे, पुराने लोग उनको जैसा फीड कर दिया जाता था। जैसे फिरोज निज़ामी साहब थे, जी। एक बार रेडियो से मैंने रवायात पढ़ी तो वो बड़ा नाला हो गए, कहने लगे बताइए साहब, नसीम साहब इनका दिमाग ख़राब किए हुए। तो आसिफ लखनवी थे, वो उनके पास गए, उन्होंने कहा नहीं हम संजय को बुलाएंगे आपके सामने, वो कहेगा। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैंने उनके सामने 4-5 उबाई कहीं उनके सामने तो फिर वो हमें मानने लगे, कहने वो ये समझ गए कि यहाँ की। तो ये कुछ लोग लखनऊ में ये भी करते हैं कि दिमाग ख़राब कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं। अरे साहब वो तो अब जैसे मैंने एक हिंदी के शायर थे, कवि थे घायल फैजाबादी, उन्होंने तशनगी के मीनिंग किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर ली। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो माने नहीं। बाद में उनकी रुसवाई हुई, बाद में उन्हें मानना पड़ा। तो लोग ये समझते हैं। एक त्रिवेदी साहब थे, रंगनाथ सत्य के साथ हम बैठते थे जब, तो उन्होंने तंज कर दिया। उस समय तक हम वो लिख नहीं पाते थे उर्दू। अच्छा। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम कोई बात थी तो हमने कहा नहीं ये गलत है, ये सही है। तो कहने लगे आपकी बात कैसे माने, आप तो उर्दू पढ़े लिखे नहीं हैं, खाली शेर कहने से थोड़ी होता। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने उसी साल फिर अलग से इम्तिहान देना शुरू तो किया। आपने उर्दू भी सीख ली और उर्दू में भी एमए किया इन्होंने और फारसी में भी किया। तो जब जो है, जब आप इस तरह के लोग भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं। जैसे बहुत से लोग मेरे रुबाई वो होने पर तंज करते थे, तो मैंने उस्ताद से कहा था कि मैं जब अपनी किताब छापूंगा तो उसमें इंतसाब करते हैं ना, किसी के नाम करते हैं किताब, तो मैं ये करूँगा कि उन हरीफान अदब के नाम जिनके मुसलसल तंज ने मुझको सचमुच का रुबाई को बना दिया, उनके नाम इंतसाब करूँगा। तो उस्ताद भी हंसते थे कि क्या है यार जिस तरह से जैसे एक रुबाई थी कि हालात की मौजों के थपेड़े सहिए, वाह। दुनिया को फ़कत खुश्क समंदर कहिए, उद्दामे हवसे दहर का मंशा है यही, उम्मीद के सहरा में भटकते रहिए। हाँ भाई, बहुत सख्त तो तरकीब है। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये जब तीसरा मिसरा लगाया हो, ये जब पढ़ते हो ऐसे, तभी लोग कहते हैं कि मैं कह के देता हूँ, जब मैं तो ऐसा कहता नहीं हूँ, मैं तो नरम लफ्ज़ें इस्तेमाल करता हूँ। तो हमने कहा ठीक है कहने जी, आपको तो मालूम है, बाकी हमें कोई इसका कभी एतराज़ ही नहीं हुआ कि उस्ताद कह के देते। मैं कहता हूँ नसीम साहब के अशार सुना दीजिए। मेरे उस्ताद इस लायक थे कि जो हमको देते थे, आपके उस्ताद इस लायक हों तो आप भी ले लीजिए। सही है, आपको उसमें कोई तो इससे कोई वही नहीं है। और हम आज भी जहाँ भी जाते हैं एक आध बार अपनी हर स्पीच में उनका नाम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि गुरु कृपा से ही सब कुछ हासिल आपने होता है। तो उस्ताद को ज़िंदा रखने के लिए, उनके नाम को हर जगह जगह पहुंचाने के लिए न सिर्फ उनका कलाम छापा, बल्कि उनके नाम से एकेडमी कायम कर दी। उसके बहुत से एकेडमी के प्रोग्राम करते रहे। अभी मेरी सेहत नहीं ठीक है इसलिए प्रोग्राम नहीं हुआ, सेहत ठीक हो जाएगी तो फिर होंगे प्रोग्राम। अब नसीम साहब की शायरी पे कुछ हो जाए। उनकी शायरी का जो फलक था वो बहुत बड़ा था। अब जैसे उन्होंने एक शेर कहा कि किसी से मांग के हम रोशनी नहीं लाते, हमारे घर में हमारा चिराग जलता है। वाह।
तो इस तरह की शायरी जो है वो उनको दूसरे शोरा से अलग करती है। हाँ, जैसे अपने ख्याल को तब्दील उन्होंने करते हैं। कहा कि मुझसे किसी शरीके सफ़र ने वफा न की, जो सांप आस्तीन में पाला नहीं रहा। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। मुझसे किसी शरीके सफ़र ने यही वफा बिल्कुल न नया दायरा बनाया की। उन्होंने। हाँ, जो सांप आस्तीन में पाला नहीं रहा। और उन्होंने शेर कहा कि इसमें कई शेर अच्छे थे। मेरे ही अक्से नूर से रोशन है कायनात, वाह। मेरे ही अक्से नूर से रोशन है कायनात, जब मैं नहीं रहा तो उजाला नहीं रहा। वाह 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 वाह, क्या कहने। और भी उनके बड़े खूबसूरत शेर हैं। मुझसे किसी शरीके सफ़र ने वफा न की, सरसब्ज कोई पाँव का छाला नहीं रहा। वाह, तो वाह, इस तरह की शायरी वो करते थे। जब उनका शेर बहुत मशहूर हुआ, वो अमीर शहर ने कहा मुझे हाँ, खुदा वो कहा बहुत करो। मशहूर, वो गज़ल बड़ी मशहूर हुई। पूरी गज़ल उनकी बहुत कामयाब थी। अमीर शहर ने कहा मुझे खुदा कहा करो, मैं टूट कर बिखर गया खुदा कहा नहीं। मगर खुदा कहा नहीं। या उनकी धूप वाली गज़ल बहुत धूप की रदीफ थी, उसमें कि मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरी बात न मानी धूप। हाँ, ये बड़ी लंबी बहर में सांझ अच्छी ढली गज़ल है। तो नील गगन में डूब मरी दीवानी धूप। वाह वाह, क्या लफ्ज़ियात हैं। सांझ ढली तो नील गगन में डूब मरी दीवानी धूप, और सुर्ख सवेरा आंगन आंगन बांट गई दीवानी धूप, क्या कहने। आगे आगे देखिए क्या क्या करती है मनमानी धूप। वाह। संगी साथी कोई नहीं है उस पर ये उफ्तादे सफ़र, पाँव के नीचे रेत का दरिया, सर पर रेगिस्तानी धूप। अब तो उस्ताद सफ़र के बाकायदा लोगों को मानी बताना पड़ेंगे, तो ये दौर आ गया है। किसका इस्तकबाल करें हम, किसको नज़रअंदाज करें, एक तरफ सैलाब बला है एक तरफ तूफानी धूप। वाह। तो ये जो उसमें कलर उसके बदले, धूप के कलर बदले। और हम भी अपने घर के दरीचे दिन भर वहाँ रखते हैं नसीम, क्या जाने कब मेहमान बनकर आ जाए सैलानी धूप। बहुत उम्दा। उनकी गज़ल ऐसी थी कि खुमार साहब बहुत इसको सुनते थे, और कई बड़े शोरा जो हाँ, हैं इस दर्जे की गज़लें उस ज़माने में आते भी ढूंढने से नहीं थे, मिली। वो इस पे बहुत सुनते थे इस गज़ल को। या उनकी गज़ल एक बहुत पॉपुलर हुई थी कि दब के रहे किससे हम, डर के कहाँ बात की। हाँ, इससे पूरा तेवर है उनकी ज़िंदगी का। दब के रहे किससे हम, डर के कहाँ बात की, जैसी फ़ज़ा थी जहाँ वैसी वहाँ बात की। वाह वाह। ये गज़ल असल में एक मिसरा निकाला था सुहेल काकोरवी ने कि तुमने जवां रात में कैसी जवां बात की। इस पर उन्होंने सारे शोरा को, लेकिन इन्होंने बहुत तेवर के शेर पोस्ट कार्ड डाले और सारे शोरा को बुलाया, तो वहाँ उस्ताद ने वो तरही में ये शेर कहे थे कि दब के रहे किससे हम, डर के कहाँ बात की, जैसी फ़ज़ा थी जहाँ वैसी वहाँ बात की। वाह। और खूब समझ सोच कर बाबे दहन खोलिए, क्या कहने। खूब समझ सोच कर बाबे दहन खोलिए, दिल में उतर जाएगी नोके सिना बात की। वाह। अमन का पैगाम्बर बन के उठा फितनागर, आग लगा दी वहाँ उसने जहाँ बात की। बहुत उम्दा। ये जो तेवर थे उसके यहाँ, रब था हमारा कफील, टूट गई हर फसील, चुप थे जहाँ जिब्राइल हमने वहाँ बात की। बहुत उम्दा। तो ये शेर ऐसा था, इसमें सुहेल भाई के फादर ने उनको 5 रुपए दिए थे। ये बड़ी बात थी। मोइन साहब ने उनको 5 रुपए दिए थे इस शेर के लिए, और कई दफ़े इस शेर को पढ़वाया। तो ये सब उनकी शायरी थी। इसमें और एक शेर उन्होंने कहा था कि उसने बसद इल्तिफात चूम लिए मेरे हाथ, झूम उठी कायनात उसने जहां बात की। बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। इसमें कलरफुल गज़ल थी, अलग अलग तरह के रंग थे, और इसमें तेवर भी उनके आए थे। जैसे एक उनका शेर बहुत मुझे पसंद था कि सूरज की शुआओं से बरसा है लहू सदियों, तब जाके संवारा है फितरत ने नज़ारों को। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। और इसमें एक शेर और था जो बहुत मकबूल हुआ कि दो चाहने वालों में दूरी भी ज़रूरी है, क्या तुमने नहीं देखा दरिया के किनारों को। बहुत उम्दा। ये शेर ही मकबूल हुआ उनका। हाँ, बहुत मकबूल हुआ था ये शेर। तो इस तरह की, जैसे हम जो तेरी जागती आंखों का काजल हो गए, जितने अफसाने अधूरे थे मुकम्मल हो गए। बहुत उम्दा। तो ये उनके यहाँ शायरी में नसीम अख्तर साहब की ये भी खूबी रही कि वो सिर्फ शायर नहीं थे, बल्कि जिस बहर में जो कुछ कहते थे उसके वो इस हद तक उस पर उनको उबूर था कि वो बता सकते थे कि कौन सा रुकन कहाँ गिर रहा है, क्या। हाँ, नहीं, अरूज के तो माहिर थे वो। माहिर थे। इल्म अरूज में जितनी भी किताबें छपती थी
तो वो आती थी पहले उनके पास देखने के लिए कि ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है, तो वो सब मेरे को पढ़ने को मिल जाती थी। हालांकि मैं जब शुरू में ले आया था शायरी की 4 किताबें थी वो मैं ले आया था, तो मैंने कहा भी उस्ताद है कि कहने लगे अभी थोड़े दिन रुको फिर तुम्हें हम बताएंगे। तो फिर वो सबब बताता ये सब मैं फासले और ये सब मैं पहले ही सीख गया था। जब उस्ताद ने कहा था कि मैं बताऊंगा, फिर उन्होंने 10 दिन हमें बताया वो, लेकिन वो किताब से अलग था। वो बताना उनका जो है ज़ाती तजुर्बा था, वो ज़ाती उनका निचोड़ था। उन्होंने कहा कि वैसे ही हम तुम्हें बता देंगे, किताब की ज़रूरत नहीं, किताब हम खुद ही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं रहती हैं। जो हमारे सईद अख्तर साहब के यहाँ वो बैठते थे, तो मैं सईद साहब थे, उनके पास जाता था, उस्ताद के ऑफिस पहुँच जाता था। तो वो सुपरवाइज़र थे नगर पालिका में, तो राउंड के लिए जाते थे। उनके पास बहुत से लोग गज़लें लेने के लिए बैठे रहते, गज़ल या कसीदा या तमाम। तो वो मुझसे कहते थे कि तुम जाओ इनके लिए कहो हम लौट के आ रहे हैं। तो 5 साल तो मैं उन्हीं सब के लिए कहता रहा। तो मश्क लेकिन वो मुझे लगता था कि वो ये क्या उस्ताद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि वो सब हमारे लिए बहुत फायदे का, आपके एतमाद को बढ़ाना था। हम कहीं जो है किसी के लिए गज़ल कह रहे हैं, किसी के लिए भजन कह रहे हैं, किसी के लिए नात कह रहे हैं, किसी के लिए मकासिदे का कलाम कह रहे हैं, हज़रत अली पे कह रहे हैं या किसी पे कह रहे हैं। तो ये जो मुख्तलिफ समतों में मेरा जो सफ़र हो गया, तो वो उन्हीं की वजह से कि आज हम किसी भी कुछ में भी कह लेते हैं। बेहतरीन तरीका था, वरना आप शायर तो थे, शायरी करते, लेकिन ये इस कदर एतमाद ना आता। अच्छा, मैं जो हूँ वो उस्ताद को छोड़ता भी नहीं था, मैं घर भी जाता था और यहाँ शाम को बैठते थे, यहाँ भी आता था, तो मैं उनको बहुत कम छोड़ता था। नसीम साहब की बैठकें कहाँ कहाँ रहीं? उनकी बैठकें तो जब भी कोई बुलाता था, कोई बड़ा शायद वाली आरसी बुलाते हैं, शीश महल में वो अज्जन भाई के पास साहिबा जरवली जिनका नाम है, या उनको सरवर नवाब साहब, उनके फादर अनवर नवाब साहब, सब लोग बहुत मानते रहे और बहुत इज्जत करते हैं। वलीउल हक अंसारी साहब से बहुत उनका ताल्लुक। वलीउल हक अंसारी साहब तो अरूज में कहीं फंस जाते थे तो वो उनको बुला लेते थे। वली साहब भी और अब्दुल सत्तार खां भी। अब्दुल सत्तार खां बेदिल भी उनको बहुत फ़ोन करते थे और उनके यहाँ नशिस्त में जाते थे। एक आध बार वो मुझे भी ले गए, तो वो कहते थे वो कि इनको लाया करो यार। लेकिन वहाँ का मामला ये था कि वहाँ जो है रवायती शायरी होती थी और 1-2 लोग जैसे कमला बिलग्रामी, वो माहिर बिलग्रामी बैठते थे और एक वकील साहब बैठते थे बसंत कुमार। तो ये लोग जो हैं वो टोकते टाकते बहुत थे लोगों को। हालांकि हमें तो नहीं टोका, हम तो 2 ही बार गए थे। सईद अख्तर साहब का जिक्र आ गया बीच में, तो वो भी उनके मासिर हैं और चमकदार। सईद अख्तर साहब जो हैं वो तरन्नुम उनका बहुत अच्छा था। सईद साहब के बारे में भी बताइए। सईद साहब जो हैं वो उनका तरन्नुम ऐसा था कि वो मतलब पंछी तक रुक जाते थे उनकी आवाज़ को सुनने के लिए। अब बाद में उनका सिगरेट पी के सईद साहब जो हैं वो उनके अंदर भीरू टाइप, जिससे हिंदी में भीरू कहते हैं, अपने अंदर जो खुद एतमादी जो है वो कम थी, यानी आत्मबल उनका जो वो कम था, अज़्म हौसला जो उनका कम था। इसी शायर वो बहुत अच्छे थे और बात को बनाना जानते थे। जैसे वो तेज शेर कह लेते थे। हयात वारसी और तस्नीम फारूकी के दोनों के दोस्त थे, वो दोनों के बीच में वो फंस के रह गए। यही बात है। और वरना वो बेनियाज आदमी थे। ये आपने अच्छी बात कही कि दोनों के बीच फंस के रह गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हरीफ थे। दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द थे, यानी सिराज लखनवी के, जिनका वो शेर है कि आपके पाँव के नीचे दिल है एक जरा आपको। नो डाउट सईद साहब ने इन दोनों से मुख्तलिफ शायरी की। नहीं, सईद साहब की शायरी उन दोनों से हट के थी। और सईद साहब का मामला ये था, सईद अख्तर का, कि उनके यहाँ भारी भरकम अल्फाज भी आते थे। जैसे उन्होंने शेर कहा कि सियासत पे शेर का है, तुम्हारे किस काम के रहे अब नहीं फुलागर ये तन हमारे, हवस जदो इंतजार कुछ दिन उतार लेना कफन हमारे। वाह। तो ये जो शायरी है, या इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गई तो उन्होंने कहा कि उड़ती हुई सुनी है कि जुल्फों के खम गए। ये जो तंज हैं, लतीफ़ तंज हैं, तो ये सब उनके यहाँ शायरी में रहता था। उन्होंने गज़ल कही कि उन्होंने शेर कहा कि नबी के नाम की खुशबू से घर महकता है, ये फूल वो है जो शामो सहर महकता है। क्या कहने, बहुत अच्छा मतलब है। ये फूल वो है जो शामो सहर महकता है, मशा में जहाँ है सुपुर्दे तसव्वुरे पैहम, सुना है जब से कि वो संगे दर महकता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बड़े उलझे हुए मिसरे कहते थे। बड़े उनके यहाँ ये था कि कबा अंदर कबा वजद आफरी लफ्ज़े बहारा है, इस तरह की गाड़ी। आप ये देखिए, उन्होंने शेर कहा कि
एक भूली हुई तारीख का उन्वा हूं मैं, आईना देख के याद आया कि इंसान हूं मैं। वाह 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 वाह, ऐसा ये शेर कहीं और मिलते भी नहीं इनको यार एक हैं। भूली हुई तारीख का उन्वा हूं मैं, एक भूली हुई तारीख का उन्वा हूं मैं, आईना देख के याद आया कि इंसान हूं मैं। और उन्होंने शेर कहा कि एक गज़ल में शेर कहा कि उस पर काफ़ी गज़लें कही गईं कि मैं सहीफ़ा था ज़माने में रवादारी का। बहुत अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह, मैं सहीफ़ा था ज़माने में रवादारी का, मुंतशिर कर दिए और आग खवाने मेरे। वाह वाह वाह, इसमें बहुत गज़लें करी बहुत है, अच्छा लेकिन शेर है इनका या उन्होंने एक जदीद शेर कहा कि मुफलिसी शायद इसी बेचारगी का नाम है, उंगलियों का देर तक जेबों के अंदर वाह सोचना। वाह वाह, ये शेर भी बहुत मुमताज शेर है। हाँ, बहुत मुमताज शेर है ये। या उनका वो शेर कि मछलियाँ सांस ज़मीं पर नहीं लेती अख्तर, अपने माहौल से कटती हैं तो मर जाती हैं। बहुत अच्छा शेर है, इसको लोगों ने उड़ाया, लेकिन तमाम शोरा भी मुंतबक होता है, लेकिन ये शेर शायरी उनका के लिए माहौल चाहिए। अपनी जगह पे है। वो माहौल के बगैर न शायरी। अच्छा, हल्की शायर, हल्के भी शेर कहते थे, दिल की राहों में कहाँ अक्ल की मानी हमने, जो न लिखना थी लिखी वो भी कहानी हमने। वाह, तशनगी अपनी छिपाए रहे खुददारी में, तशनगी अपनी छिपाए रहे खुददारी में, किसी दरिया से न मांगा कभी पानी हमने। वाह, लेकिन इसमें भी गहराई गिराई है। हाँ, बहुत लोग यूं करते हैं अब जिक्र जवानी हमसे, जैसे देखी ही ना हो रुत ये सुहानी हमने। ये सब वाह 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 वाह, क्या कहते, लोग यूं करते हैं अब जिक्र जवानी हमसे, जैसे देखी ही ना हो रुत ये सुहानी हमने। तो ये जो उनके यहाँ शायरी का जो बदलता हुआ रंग था, और जो जदीद, बहुत सा जदीद वो कह सकते थे, लेकिन वो गज़ल पे कनात करते थे, गज़ल ही कहते थे, गीत नहीं कहते थे, सख्ती से गीत का विरोध करते थे। ये सब उनके यहाँ था। तो लेकिन ये ना कि उनकी ज़बान और बयान कभी फारसी ज़्यादा शायरी होने लगती थी उनके यहाँ। हालात से मुंतबक शायरी बहुत की, अपने ऊपर भी शायरी की, और बाद में वो नमाजी हो गए थे। एक बार मेरे दर पर की थी सदा अख्तर, उसके बाद सारी उम्र सन्नाटा रहा। ये शेर उनका बहुत मकबूल है। जी जी, और ये उनकी ज़िंदगी की हकीकत, उनकी ज़िंदगी का हासिल है ये शेर। अपने ऊपर वो बहुत इख्तियार कनाए से वो शेर बहुत अच्छे अच्छे कहते थे। बज़्म शम्स से भी चौंकाया उन्होंने ये शेर कह के कि ये जो एक पल है ये सोना है कि फिर इसके बाद क्या खबर वक्त की जंबील से बालू निकले। तो ये जो उनके यहाँ नयापन भी था, लेकिन अब यह है कि अब जैसा काफ़ी लोगों के यहाँ होता है कि उनके औलाद में या किसी वारिस में कोई ऐसा रहा नहीं। उनकी जो नातिया शायरी थी, वो जिनको जो संजमन को देते थे, वहाँ के लोगों ने उनका कलाम जो है वो अपने नाम से कर लिया, अख्तर तखल्लुस रख लिया, अपने नाम से छप रहा है उनका। तो ये सब होता ही है। लोग, हमारे शहर में ऐसे लोग भी हैं कि जो ये देखते हैं कि कौन शायर किस वक्त अलील है तो उसके यहाँ पहुँच जाओ, उसका मजबूरा मार के ले आओ। अब फिरोज निज़ामी साहब हैं, इन्होंने 5000 रुबाई कहीं, तो अभी तक तो कहीं कोई निकला नहीं। लोगों ने कह दिया कि बकरी खा गई, लेकिन कई लोग जिनके यहाँ जाते रहे, वो उनके औलादों को तो उसका कोई मोल मालूम नहीं था। तो अब जिसके यहाँ नहीं होता, अब हम ही हैं, हम अगर मर जाएं तो हमारे यहाँ जो पड़ा है वो किस काम है? कोई नहीं अगर संभालेगा तो गया। कोई उर्दू वाला जानता नहीं, उर्दू वगैरह जानते नहीं। लेकिन ये है ज़रूर है कि मेरे माँ बाप ने कभी इसको विरोध नहीं किया। मेरा कोई उर्दू में कागज़ पड़ा होता था तो वो उठा के रख देते थे। आज भी हमारे घर में लाखों किताबें हैं जो उर्दू। तस्नीम साहब का भी जिक्र हो जाए इसलिए कि वो भी उस ज़माने के चमकदार शायर थे। तस्नीम साहब जो हैं वो रवायती रंग के अच्छे शायर थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने आप को बदला, ये भी कहना शुरू कर दिया कि सिराज औरंगाबादी की ज़मीन में एक गज़ल कही थी उन्होंने, उसका एक शेर बड़ा अच्छा था कि माँ की आँखें दरे मस्जिद की तरह खुलती हैं, वरना हर आँख फ़कत रस्म अदा करती है। वाह, ये जो शेर कहा उन्होंने चौंकाया। या वो उस तरह कहते थे कि मैं तुमको जफाओं का इल्ज़ाम नहीं दूंगा, तुमने मेरी आंखों में एक उम्र गुजारी है। क्या कहते, उम्मीद की मध्यम सी लौ भी हो तो प्यारी है, ये एक किरण तन्हा जुल्मात पा भारी है। वाह 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 वाह, ये रिवायती अंदाज है लेकिन ये उनके यहाँ फुरूं में बहुत था। हाँ, तस्वीर तेरी हमने फिरदौसे तसव्वुर में 100 आईने तोड़े हैं तब जाके उतारी है। यही असल लहजा उनका है। उनके यहाँ नर्म, रेशमी, उजाला, ये सब लफ्जियात थी उनकी यहाँ। नर्म लहजा रहता था और बड़ी बात वो कहने की कोशिश। बाद में तो वो जदीद भी कहने लगे, लेकिन जदीद कलियां वगैरह ही बांधा उन्होंने। जदीद में उनका वो मामला जम नहीं पाया। और वो चूँकि मदह सहाबा की शायरी करते थे तो उनके ऊपर मदह सहाबा का ठप्पा लग गया, तो लोगों ने उनकी शायरी को फैलने से रोका, बहुत रोका। सही कह रहे हैं। ये एक बड़ा दौर, बल्कि लोग मदह सहाबा ही शायर उनको कहने लगे। तो
तो ये उनके परचम वगैरह उनका पढ़ा जाता है यहाँ, तो ये उनके साथ बड़ा गलत हुआ। दूसरी चीज़ है कि वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी थे, उन्होंने लोग नहीं बनाए जो उनके ऊपर लिख सकते या उनके ऊपर लव। उनकी किताब आई थी जिसका प्रीफेस मैंने पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने इतनी नस्ल जो लिखी उसमें वो बहक गए, कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें करते रहे कि जो आमतौर पे एक राइटर को नहीं लिखना चाहिए। उन्होंने वो बातें भी लिख दी और अपने ताल्लुकात का जिक्र कर दिया। तो नस्र के वो आदमी नहीं थे। और नस्र भाई, अभी मैंने कल परसों किसी किताब के इजरा में ये बात कही कि नस्र आदमी सैकड़ों साल से लोग लिख रहे हैं, तो आपकी नस्र को क्यों पढ़े आदमी? कारी ये सवाल कर सकता कि हम आपकी नस्र को क्यों पढ़ें जब आप में कुछ चमक नहीं होगी, कुछ नयापन नहीं होगा, कुछ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे नया करें, अल्फाज का शिको हो आपके यहाँ, मौजू की जो है मौजू आपको खींचे, तब तो आप करेंगे, वरना आप क्यों पढ़ेंगे? तो ये सब चीज़ें होती हैं। और तस्नीम साहब के शागिर्द होंगे, लेकिन शागिर्दों ने एक शायदा शागिर्द रह गए हैं। अपने मासीन में छपे ज़्यादा, वही छपे बहुत, क्योंकि वो गज़ल कहते थे, किसी को सुनाने से पहले छपवा लेते, छपवाने के बाद सुनाते थे। सही कह रहे हैं। तो वो उनके यहाँ था, लेकिन उनका बहुत सा कलाम, अनपब्लिश कलाम भी रद्दी में बिक गया। तो ये सब चीज़ें, ये अलमिया है। जब बहुत खूबसूरत राइटिंग थी उनकी, राइटिंग तो बहुत अच्छी थी। हयात वारसी भी, सब लोगों की राइटिंग अच्छी थी। हयात वारसी, वालियासी की भी राइटिंग अच्छी थी और बड़ा लिखते थे, सुपर थे, अच्छा लिखते थे। लेकिन सईद अख्तर साहब की राइटिंग बहुत अच्छी थी। फैला के लिखते थे लेकिन अच्छा लिखते थे। महकश यूसुफ जई की राइटिंग बहुत अच्छी थी। इन सब लोगों की, क्योंकि पहले जो है राइटिंग पे जोर दिया जाता था, कलम जो है सेठे का कलम दिया जाता था, वो पार्टी पे लिखवाया जाता। असली चीज़ वही है, उसी से लफ्ज़ की खूबसूरती भी आती है निखर के और बनता भी है। आज तो कलम ने बड़ी तरक्की कर ली है, जदीद दौर के कलम आ गए हैं, लेकिन जो उर्दू के लिए ख़ास तौर से ईरानियन कलम आते हैं तो वो बड़े अच्छे होते हैं, उसमें लफ्ज़ पूरा निखर के आता है। जी। जैसे किताबत करने वाले, आप तो कातिब रह चुके हैं। इन्होंने अच्छी बात बताई कि न सिर्फ ये कि तस्नीम फ़ारूक़ी, बल्कि उस ज़माने में हयात वारसी, सईद अख्तर निज़ामी, नसीम अख्तर सिद्दीकी और वालियासी, इन सब की राइटिंग बहुत खुशखस सब थे, बहुत अच्छा लिखते थे। मुस्लिम नूरी वगैरह बहुत अच्छा लिखते थे। और जवाब नहीं, उन्होंने तो मेरे को बहुत जोर दिया मुस्लिम नूरी साहब ने कि आप पढ़िए, फारसी से कीजिए, पढ़िए। बल्कि मुस्लिम साहब ने तो ये किया कि अगले दिन पेपर था, उनका लड़का भी बैठा था, मैं भी बैठा था, उन्होंने उसको कहा कि तू इसको बता दिया है, तुम पढ़ो, तुम्हारा इसको क्या ज़्यादा बताएं, फर्स्ट डिवीज़न तुम आओगे। तो ये जो एतमाद है, इस तरह का, वो ऐसे लोग कहाँ रहे कि जो अपनी औलाद को कह रहे हैं कि ये देखंड आएगा। तो इस तरह के लोग नहीं है। तो मैं तो उनसे भी पूछता था, प्रोफेसर वलीउल हक अंसारी साहब से भी पूछ लेता, हाथ तो ये मैं कल्बे सादिक से भी पूछ लेता था, और उनके घर में उनकी मिसेज से भी कभी कभी फ़ोन करके लफ्ज़ के मीनिंग पूछ लेता था जब मुझे उर्दू नहीं आती थी। मुझे देख के लोग जो है इस पटरी से उस पटरी पे चले जाते थे कि भाई पूछेगा, नहीं बता पाएंगे तो शर्मिंदगी होगी। ये जब तक आप किसी भी चीज़ में जुनून अगर आपका नहीं होगा, सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी आपके यहाँ, कुव्वत जब आपके अंदर नहीं है, और खुद एतमादी होना चाहिए, वो हमारे यहाँ पैदाइशी रही है। बात है, मरूब हम किसी से हुए नहीं कभी। बगैर कोई बड़ा काम नहीं होता। ये संजय साहब का आज का पैगाम है। अभी गुफ्तगू लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।